रामपुर गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश बहुत ही सीधा और बहुत ईमानदार था, जो अपनी पत्नी लतिका और अपनी बूढ़ी बीमार माँ के साथ रहता था। रमेश के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, जिस पर खेती करके वो अपने परिवार का गुजर बसर करता था। लेकिन पिछले कई सालों से रमेश की कोई भी फसल अच्छी नहीं हो रही थी। अजी सुनिए, अब तो घर में थोड़ा सा ही अनाज बचा है और माँ जी, उनकी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। ऐसे में उन्हें तो मैं भूखा भी नहीं रख सकती जी। मैं जानता हूँ लतिका, पर तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। मैं रोज खेत पर जाकर दिन रात मेहनत करता हूँ, पर न जाने कैसे हर बार मेरी फसल खराब हो जाती है। अब तुम देखो, कुछ महीने पहले ही सरसों बोई थी, लेकिन वो भी अच्छी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से किसी गांव वाले ने मुझसे सरसों नहीं खरीदी। ये सब मैं जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि इसी वजह से आप काफी परेशान भी रहते हैं। लेकिन अब रसोई घर में थोड़ा सा ही अनाज बचा है, जो केवल 2-3 दिन ही चल पाएगा। ऐसे में हम आगे का क्या करेंगे? खैर जाने दीजिए, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, आप कुछ न कुछ जरूर कर ही लेंगे। लतिका की बात पर रमेश अपना सिर हिलाकर हाँ में जवाब देता है। अगली सुबह रमेश अपने खेतों की ओर जा रहा होता है कि तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज किसी और की नहीं, रमेश के पड़ोसी लखन की ही होती है। लखन बहुत ही लालची और दूसरों से जलने वाला व्यक्ति होता है। अरे रमेश भैया, कहाँ जा रहे हो? लगता है अपने खेत की तरफ फसलों को देखने जा रहे हो। लेकिन क्या फायदा, कई सालों से तो कुछ नहीं हो पा रहा तुमसे। अब आगे तुमसे क्या ही होगा, इसलिए रहने दो। आखिर कब तक अपनी फसलों की आस में रहोगे? अरे लखन भैया, मैं तो पूरी मेहनत करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि आज नहीं तो कल मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। हाँ ठीक है भाई, मैं भी देखता हूँ कि वह दिन कितनी जल्दी आएगा। आखिर बेवकूफ को कोई कितना ही समझाए, उसकी समझ में थोड़ी ही कुछ आएगा। लखन की ऐसी बात सुनकर रमेश दुखी हो जाता है और अपने खेतों की ओर जाने लगता है। खेत पहुंचकर वो अपने फावड़े से थोड़ी थोड़ी जमीन खोदना शुरू कर देता है और वहाँ कुछ बीज आलू की फसल के बो देता है। मैंने आलू के नए बीज बोए हैं, भगवान करे इस बार मेरी फसल अच्छी हो जाए। खेत का काम करके रमेश घर लौट आता है। अरे रमेश बेटा, आ गया तू। काफी देर लगा दी बेटा तूने आने में। माँ, वो मैंने आज खेत में आलू की नई फसल बोई है, इसीलिए घर आने में देर हो गई। तुम बताओ, तुम्हारे शरीर का दर्द ठीक है अब? दर्द का क्या है, आज ठीक हो जाता है, कल फिर शुरू हो जाता है। वैसे कल मैं गांव के वैद्य जी के पास गई थी। उन्होंने कुछ दवा बताई थी, लेकिन वो दवा इतनी महंगी थी कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उसे खरीदने की। अरे माँ, तुम चिंता मत करो, मैं कल वैद्य जी से तुम्हारे लिए कल ही वो दवा ले आऊंगा। इतना कहते ही रमेश निराश मन से अपने कमरे में चला जाता है। मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, फिर कैसे मैं माँ के लिए कल दवा लाऊंगा? माँ को कह तो दिया है, लेकिन अब मैं क्या करूं? परेशान रमेश इसी चिंता में पूरी रात नहीं सो पाता और अगली सुबह वो बिना पैसे वैद्य जी के पास चला जाता है। रमेश को देखते ही, रमेश बेटा, आज कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं बाबा, माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती। काम भी कुछ खास नहीं चल रहा है, न घर में खाने को पैसा है, न माँ की दवा लेने को। ऐसे में माँ का दर्द भी नहीं देखा जाता। समझ ही नहीं आ रहा है कि बाबा मैं क्या करूं। अरे बेटा, तुम तो जानते ही हो, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। जंगलों के पेड़ से ही दवा बनाता हूँ और उसी से अपना गुजारा करता हूँ। ऐसे में मैं तो बस तुम्हारी एक ही मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी माँ के लिए कुछ दवा बना देता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे 4 दिन तक भोजन कराना होगा।
वैद्य जी की बात सुनकर रमेश सोच में पड़ जाता है। घर में खाना खाने तक के पैसे नहीं हैं और बाबा भी मेरा इम्तिहान ले रहे हैं, लेकिन फिर भी रमेश बाबा को 4 दिन तक भोजन कराने के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद बाबा उसे एक कांच की शीशी देते हैं, जिसे लेकर रमेश अपने घर आ जाता है। माँ यह लो, मैं तुम्हारी दवाई ले आया हूँ। अब इस दवा को खाकर तुम्हारे पूरे शरीर का दर्द गायब हो जाएगा। मुझे पता था कि तू मेरे लिए दवा ले आएगा। अब तू ये दवा ले आया है ना, अब देखना मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। सच कहूँ तो तेरे जैसा बेटा पाकर मैं धन्य हो गई हूँ। भगवान तुझे पता नहीं कब तेरे कर्मों का फल देगा। माँ की बात सुनकर रमेश अपने कमरे में चला जाता है और तभी रमेश की पत्नी लतिका वहाँ आती है। सुनिए जी, सच सच बताइए, क्या आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं? नहीं भाग्यवान। फिर आपके पास माँ जी की दवा के लिए पैसे कहाँ से आए? अरे भाग्यवान, मैंने कोई उधारी नहीं की है। मैं वो वैद्य जी के पास गया था तो वो क्या? बताइए जल्दी। वैद्य जी को देने के लिए पैसे कहाँ से आए आपके पास? अरे वो वैद्य जी ने कहा था कि औषधि के बदले उन्हें 4 दिन का भोजन कराएं। दिमाग तो ठीक है ना आपका? पता है ना आपको एक एक दिन काटना कितना मुश्किल हो रहा है, ऐसे में 4 दिन का भोजन। आप खुद सोचिए, अगर हम 4 दिन तक रोज वैद्य जी को भोजन देते रहेंगे तो मैं आपको और माँ जी को क्या खिलाऊंगी? लतिका, मैं जानता हूँ, लेकिन अब मेरे पास दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। माँ के लिए वैद्य जी से दवा लेनी भी बहुत जरूरी थी, इसीलिए उनकी बात मानना भी मुझे सही लगा। रमेश और लतिका दोनों काफी दुखी होते हैं, लेकिन माँ को खबर ना हो इसलिए लतिका बाहर आकर रमेश और उसकी माँ को भोजन देती है। रमेश की माँ भोजन खाने लगती है, लेकिन रमेश भोजन को सिर्फ देख रहा होता है। अरे खाने में देखता ही रहेगा या खाएगा भी? माँ, वो मुझे भूख नहीं है, तो मैं बाद में खा लूंगा, तुम खा लो। खाना खाने के बाद रमेश की माँ अपने कमरे में चली जाती और रमेश खाने की थाली लेकर बाबा के पास पहुँच जाता है। बाबा, ओ बाबा। अरे आ गया बेटा तू? हाँ बाबा, भोजन लेकर आया हूँ, आपके लिए खा लीजिए। मेरे घर में जो भी रूखा सूखा था मैं आपके लिए ले आया। हाँ, वैसे मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बहुत जोरों की भूख लगी है बेटा। बाबा उसका लाया भोजन खा लेते हैं। ऐसा करते करते 3 दिन बीत जाते हैं। रमेश रोज बाबा के लिए इसी तरह अपने हिस्से का खाना बाबा को खिला देता था, लेकिन चौथे दिन, सुनिए जी, आज रसोई घर में सारा अनाज खत्म हो गया है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है जी, आज खाने में मैं क्या बनाऊंगी? लतिका की बात सुनकर रमेश बहुत दुखी हो जाता है। अब मैं बाबा को कैसे भोजन दूंगा? इतना सोचते ही वो अपने खेतों की तरफ जाता है और देखता है कि उसकी बोई फसल में आलू आ चुके हैं। रमेश उस एक आलू को लेकर अपने घर आ जाता है। ये लो, इस आलू का कुछ बना दो। ये क्या है जी? एक आलू से क्या ही होगा भला? रमेश रसोई घर में जाता है और आटे के डब्बे को खोलता है, जिसमें बहुत कम आटा होता है। लतिका, तुम इस आटे को ले लो और आलू उबालकर इसका पराठा बना दो। ये क्या बोल रहे हैं जी? इस आटे का तो एक छोटा सा पराठा ही बन पाएगा, इसे खाकर क्या ही किसी का पेट भरेगा? तुम इस आटे को छोटा ही सही, लेकिन एक ही पराठा बना दो। इसके बाद लतिका थोड़े से आटे का एक छोटा सा पराठा बना देती है और रमेश उस पराठे को लेकर वैद्य जी के पास पहुंच जाता है। यह लो बाबा, मैं आपके लिए खाना ले आया हूँ, लेकिन आपसे माफी चाहता हूँ। आज मेरे घर पर आटा नहीं था, बस जो थोड़ा सा आटा बचा था उसी से मेरी पत्नी ने आपके लिए एक पराठा बनाया है। पर हाँ, मैं आज जिस दिन आलू का पराठा मैं लेकर आया हूँ, ये मेरी फसल का पहला आलू है। बाबा रमेश की ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, आज मैं यही खा लूंगा। वैद्य बाबा रमेश का लाया हुआ खाना खा लेते हैं और रमेश से कहते हैं,
रमेश, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारे इस पराठे को खाकर मुझे बहुत आनंद आया। तुम्हारी ईमानदारी और निष्ठा को देखते हुए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तभी वैद बाबा अपने पिटारे में से एक पोटली निकालते हैं और उस पोटली को रमेश को दे देते हैं। यह लो बेटा, दवा बनाते बनाते मैंने एक बार एक ऐसा मसाला बनाया था जो खाने के स्वाद को 10 गुना बढ़ा देता है। यह चमत्कारी मसाला आज मैं तुम्हें देता हूँ। जैसे तुमने मुझे भोजन खिलाया है, वैसे ही तुम भूखे इंसानों को भोजन कराओ। और साथ ही साथ तुम एक ढाबा भी खोलो। जो भी खाने की चीज बनाओगे उसमें इस मसाले का इस्तेमाल करना। यह मसाला तुम्हारी कमाई का साधन बनेगा। जो भी तुम्हारा भोजन एक बार खा लेगा वह बार बार आएगा। बाबा की ये बात सुनकर रमेश बहुत खुश होता है और बाबा से पोटली लेकर वो अपने घर आ जाता है। घर आकर रमेश अपनी पत्नी को उस जादुई मसाले के बारे में बताता है। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या सच में ये चमत्कारी मसाला है? पर हमारे पास तो अनाज लेने के भी पैसे नहीं हैं। हाँ भाग्यवान, यही तो अब मैं सोच रहा हूँ कि भोजन बनाने के लिए अनाज की तो आवश्यकता होगी ही। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। रमेश और लतिका बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ उसकी पड़ोसन वसुंधरा आ जाती है। अरे लतिका दीदी, कहाँ हैं आप? अरे वसुंधरा दीदी, आप बताइए कैसे आना हुआ? अरे दीदी, मैं आपके लिए कच्चे चावल और दाल लेकर आई हूँ। इस बार हमारे खेतों में बहुत अच्छी फसल हुई है। अब रमेश भैया का तो पूरे गांव को पता है। इनकी फसल तो कहाँ ही अच्छी हुई होगी, इसीलिए सोचा थोड़ा बहुत अनाज आपके घर भी दे दूं। आपने हमारे बारे में इतना सोचा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीदी। वसुंधरा लतिका को दाल चावल देकर अपने घर चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ लतिका और रमेश इतने सारे दाल और चावल को देखकर बहुत खुश होते हैं और इसे ही बनाने का सोचते हैं। इसके बाद अगली सुबह रमेश और लतिका दोनों साथ मिलकर दाल चावल बनाते हैं। अब वक्त है इसमें उस चमत्कारी मसाले को मिलाने का। लतिका दाल चावल में उस चमत्कारी मसाले को डालती है और उसे दाल में अच्छे से मिला देती है। दाल चावल तैयार होने के बाद दोनों एक पटरी पर खड़े होकर जोर जोर से आवाज लगाने लगते हैं। दाल चावल ले लो, दाल चावल। अरे ओ रमेश भैया, ये खेती बाड़ी छोड़ के ये कौन सा नया धंधा खोलियो भाई? कहीं अपने खेतों की तरह ये दाल चावल का ढाबा भी ना खो जाए तुमसे। अरे भैया, वो सब छोड़ें, आप इन दाल चावल का स्वाद लो। हम दोनों मियाँ बीवी ने बहुत मेहनत से बनाए हैं। एक बार खा के तो देखिए, उसके बाद बताइएगा। अच्छा ठीक है, खा लेता हूँ तुम्हारी हाथ का बना हुआ दाल चावल। लेकिन पहले ये तो बताओ कैसे दिए हो ये? बस 10 रुपए की प्लेट है भाई। हाँ ठीक है भाई, लगा दो। लतिका जल्दी से उस युवक के लिए एक प्लेट दाल चावल लगा देती है और जैसे ही वो युवक दाल चावल खाता है, अरे भाई ये तो बहुत स्वाद है। ऐसा दाल चावल तो मैंने कभी नहीं खाया। जरा एक और प्लेट लगा दोगे? युवक की बात सुनकर रमेश और लतिका बहुत खुश हो जाते हैं और उस युवक को एक प्लेट और लगा कर देते हैं। अब धीरे धीरे रमेश के सारे दाल चावल बिक जाते हैं, जिससे उसकी काफी अच्छी आमदनी होती है। लेकिन जब लखन को इस बात की खबर होती है तो उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो रमेश ने नया रास्ता खोज निकाला है। अब पूरे गांव में इसकी वाहवाह होने लगेगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ करना होगा। अरे रमेश भाई, कैसे हो? आज बड़े जोरों से भूख लगी है। जरा एक प्लेट दाल चावल हमारे लिए भी लगा दो। अरे भाई माफ करना, दाल चावल तो खत्म हो गए, कल आना। यह भी कोई बात हुई रमेश भाई? इतने मन से आया था तुम्हारे ढाबे पर।
खैर अब जाने दो, अच्छा चलता हूँ। अच्छा रुको भाई, मैं अभी तुम्हारे लिए दाल चावल बना देता हूँ। रमेश लखन के लिए दाल चावल बनाने लगता है और उसमें वो बाबा का चमत्कारी मसाला भी डालता है, जिसे डालते हुए लखन उसे देख लेता है। अच्छा, तो ये राज है इसके इतने स्वादिष्ट दाल चावल का। रमेश लखन को अपने बनाए दाल चावल देता है। या लो भाई, खाओ मेरे दाल चावल। भाई मजा आ गया तुम्हारे दाल चावल खाकर, काफी स्वादिष्ट थे। ये लो रमेश भाई 10 रुपए, अब मैं चलता हूँ। लखन के जाने के बाद रमेश भी पोटली उठाता है और ढाबे को बंद करके घर चला जाता है। और जब सब सो जाते हैं तो रमेश के घर पर लखन उस मसाले की चोरी करने आता है और चुपके से रसोई में लटकी सफेद पोटली को उठा लेता है और अपने घर आ जाता है। अब ये हुई ना कुछ बात। अब मैं देखता हूँ कि उस रमेश के दाल चावल कैसे बिकते हैं। अब मैं अपना ढाबा खोलूंगा और खूब सारे पैसे कमा लूंगा। वहीं अगली सुबह जब रमेश की नींद खुलती है तो वो देखता है कि रसोई में वो सफेद पोटली नहीं है। अरे वो पोटली कहाँ गई? लतिका, ओ लतिका, क्या हुआ जी? वो चमत्कारी मसाले की पोटली मिल नहीं रही। क्या? अब हम क्या करेंगे जी? यहाँ से वो पोटली कौन ले जा सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब क्या होगा? परेशान होकर रमेश वापस उन्हीं बाबा के पास पहुँच जाता है। बाबा, वो पोटली जो आपने मुझे दी थी वह किसी ने चोरी कर ली। अब क्या होगा बाबा? अब कैसे मेरे हाथ के बने दाल चावल लोगों को पसंद आएंगे? बेटा तुम चिंता मत करो, जिसने भी वह पोटली चुराई होगी उस पर वह चमत्कारी मसाले का उल्टा असर होगा। और हाँ, तुम जो बहुत मेहनत और लगन से दाल चावल बनाते थे, तभी सभी गांव वाले तुम्हारे बने दाल चावल इतना पसंद करते थे। हाँ, मेरी दी हुई औषधि स्वाद को थोड़ा बढ़ा जरूर देती है, लेकिन तुम्हारी मेहनत के आगे उसका इतना महत्व भी नहीं। तुम जाओ और फिर से अपने ढाबे पर जाकर उसी प्रेम और निष्ठा भाव से दाल चावल बनाओ। तुम देखना, गांव वालों को तुम्हारे बने हाथ के ये दाल चावल बहुत पसंद आएंगे। ठीक है बाबा, मैं चलता हूँ। इसके बाद रमेश अपने घर आता है और फिर से अपनी पत्नी के साथ मिलकर पूरी मेहनत से दाल चावल तैयार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ लखन भी दाल चावल का ढाबा खोलता है और खूब सारे दाल चावल बनाता है और उसमें वो चमत्कारी मसाला भी डालता है कि तभी गांव का एक व्यक्ति लखन की दुकान पर आता है। अरे भाई, जरा 1 प्लेट दाल चावल तो लगा दो। हाँ भाई, अभी लगा देता हूँ। जैसे ही वो आदमी लखन के हाथों से बनाए दाल चावल खाता है, उसे उल्टियां आने लगती हैं। अरे ये क्या बकवास दाल चावल बनाए हैं? जब बनाना ही नहीं आता तो क्यों बेचते हो? अरे क्या हुआ भाई, क्या दाल चावल पसंद नहीं आए? पसंद आने की बात तो दूर है, इतने खराब दाल चावल तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाए। तुम ही खाओ अपने दाल चावल। इसके बाद गुस्से में वो आदमी वहाँ से चला जाता है। आखिर कैसे बने हैं, मैं ही खाकर देखता हूँ। अरे इनका स्वाद तो वाकई ही बहुत खराब है। छी छी छी, ये भगवान, अब कौन मेरे बने इतने दाल चावल खाएगा? इतने सारे दाल चावल खरीदने के लिए तो मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। ये क्या कर दिया मैंने? वहीं दूसरी तरफ रमेश और लतिका बहुत मेहनत से बिना चमत्कारी मसाले के दाल चावल बनाते हैं, जो सभी गांव वालों को बहुत पसंद आते हैं और उनके ढाबे पर फिर से लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। बिना चमत्कारी मसाले के रमेश का ढाबा पहले की तरह चलने लगता है और रमेश हंसी खुशी अपनी माँ और पत्नी के साथ रहने लगता है।